He may be, he was feeling low, the poet was feeling low. We don't know what has happened. Maybe he has failed in some attempt, he has lost someone. ये एक ऐसा सीन है जहां पर ही इज वॉकिंग बाय अ ट्री, वो एक ट्री की तरफ से गुजर रहा है. हिज मूड इज वेरी अपसेट, उसका मूड बहुत बुरा है. एंड सडनली देर इज अ चेंज. तो थ्रू दिस पोएम द पोएट वांट्स टू से कि कुछ भी आपका जो है, नथिंग इज परमानेंट, एज वेल एज समथिंग गुड इज ऑलवेज डिस्गाइज्ड इन समथिंग बैड. डिस्गाइज मतलब छुपा हुआ. And this lesson he has learned from crow and hemlock tree, because crow and hemlock दोनों जो हैं, they are the symbols of negativity. crow black color, सब लोग जो है crow को death, bad omen इससे relate करते हैं. एंड हेमलॉक ट्री जो है दैट्स अ पॉइजनस ट्री, उसके जो सीड्स होते हैं वो पॉइजन होता है. यानी कि पॉइजन से भी ही हैज लर्न समथिंग पॉजिटिव. द बैड ओमन ब्लैक कलर क्रो, उससे भी उसने सीखा है. मीन्स इवन दो दे आर द सिंबल्स ऑफ नेगेटिविटी, क्रो एंड हेमलॉक ट्री जो है दे सिंबलाइजेस नेगेटिव, येट ही हैज लर्नड समथिंग गुड. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. Means he says, जिस तरीके से, the way, जिस तरीके से एक bird, एक crow, it shook down the dust of snow, means it was, maybe that was sitting on that tree, वो hemlock tree के ऊपर बैठा हुआ था. And अचानक से while the crow was trying to fly, तो जो ट्री के ऊपर स्नो था, because it was a cold month, the tree was covered with snow. तो अचानक से while the poet was passing, वो स्नो जो है आकर उसके ऊपर गिर गया. एंड दिस, ये जो एक छोटा सा इंसिडेंट था, द फॉलिंग ऑफ द स्नो ऑन द पोएट, suddenly changed his mood. Because at that particular time, while he was passing, before this incident, he was upset. And उसको जो है that lifted his mood instantly. And he says that he had saved some part of the day I had rued. R-U-E-D, rued मतलब ruined, खराब कर देना, spoil कर देना. कहता मतलब जितना टाइम खराब हो गया, बट अब जो बचा हुआ डे है, I'll not ruin in being upset. And that shows that we must not take things for granted. We must accept whatever comes into us. And nature जो है, nature यहाँ पर जो snow है, that's a nature. crow, tree, ये सब nature है. और nature हम लोगों को जो है that gives us this message. This is the poem. Now अगर हम लोग सबसे पहले जाते हैं the rhyming scheme of this poem. Rhyme scheme को आपको मैंने निकालना, I have already told you. We take this last word. जो भी हमारा एक सेंटेंस है उसके अंदर जो लास्ट वर्ड होता है उसको हम लेते हैं. एंड हम देखते हैं कि दोनों का सुर एक जैसा है. Whether they are sounding similar. If they are sounding similar, we give them the word same A. अब यहाँ पर let us say this is A, crow. अब यहाँ पर मी, अब क्रो ओ की मात्रा आ रही है और मी में म ई की मात्रा, तो ये आपका बी. स्नो, अगेन क्रो एंड स्नो एक ही जैसी मात्रा,
A. Me and tree. So it is giving B. यानी कि इन 4 लाइन्स का जो हमारा देखिए बेटा, देर इज वन ऑल वन की हम अपने पोएम को कितने लाइन्स में लिखते हैं. समटाइम्स इट मे बी एन आयाम्बिक मीटर, पेंटामीटर. पेंटामीटर मतलब 5 लाइनों की. कभी कभी हमारा होता है दोहा. हम कहते हैं ना दोहा, हिंदी में हम दोहे बोलते हैं. सो दैट मे बी आपके 2 लाइन्स का हो सकता है. समटाइम्स इट मे बी 4 लाइन्स. तो हमें उसके अकॉर्डिंग उसका जो राइमिंग स्कीम निकालना पड़ता है. और इस पर्टिकुलर पोएम का राइमिंग स्कीम दोनों पैराग्राफ का है ए बी. राइट. नाउ कम्स द पोएटिक डिवाइसेस. If we look on this way, the way a crow shook or down on me. अगर आप देखो तो ये जो ओ की मात्रा है, ओ ओ ओ ओ, दिस इज या स्नो. फ्रॉम में ओ, हेमलॉक में ओ. अगर किसी भी लाइन के अंदर, विद इन अ लाइन, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, ये एक लाइन है बिकॉज देर इज नो फुल स्टॉप, देर इज नो कॉमा. तो अगर कोई भी what we call as vowel repeat हो, जैसे यहां O is repeated, then हम उसको कहते हैं assonance. We call it as ASSONANCE, assonance. assonance मतलब repeatedly आपके अगर 3 या 4 वर्ड्स है, 3 या 4 वर्ड्स हैं और उनमें आपका वॉवल रिपीट हो. लाइक यहां पर आपका स्नो, ओ, फ्रॉम ओ, हेमलॉक में ओ. दिस इज व्हाट वी कॉल एज एजोनेंस. तो इसमें जो एक पोएटिक डिवाइस है वो है एजोनेंस. सेकेंड इज हैज गिवन माई हार्ट. विद इन द लाइन, द within this line H is repeated. और जब सिर्फ कोई लेटर रिपीट हो, लेटर ए बी सी डी ई एफ, लेटर रिपीटेड हो गया, उसको हम कहते हैं एलिट्रेशन. सेम आपका यहां पर भी है. सेव्ड सम पार्ट, एस इज रिपीटेड. सेव्ड सम पार्ट, एस इज रिपीटेड. सो इट इज अगेन एलिट्रेशन. नेक्स्ट इस पोएम में अगर आप देखो, the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. There is no comma, there is no full stop, there is no punctuation mark. So when there is no punctuation mark, और पंक्चुएशन मार्क्स आपको पता है, फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, कुछ भी, तो उस पोएटिक डिवाइस, उस लिटरेरी डिवाइस को हम कहते हैं एनजैममेंट. वी कॉल इट एज एनजैममेंट. राइट. तो इस पोएम के अंदर वी हैव एलिट्रेशन, एजोनेंस एंड एंजाममेंट. दिस इज द पोएम दैट इज डस्ट ऑफ स्नो. ओके, देयर इज फायर एंड आइस में कोई प्रॉब्लम?
No, ma'am. इफ आई से हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये आ रहा है क्या? आई डोंट थिंक इट इज देयर इन योर सिलेबस. Through Tiger in the Zoo, the poet wants to convey the inhuman behavior that we do to the animals. It's जो आपका पोएट है, लॉरेस, सॉरी नॉरिस, दिस इज नॉरिस. ही वॉज अ वेश पोएट. ये जो मैं थोड़ा सा बता रही हूँ, जो कैन रॉबर्ट फ्रॉस्ट वी ऑल नो, ही वॉज अ वेश पोएट and he has written many poems, essays, and here he is trying to tell us about the agony मतलब दुख, the helplessness of an animal when it is caged. जब हम उसको केज में डाल देते हैं तो उसका जो हेल्पलेसनेस है, उसका जो कंडीशन है, उसको वो थ्रू द पोएम ही वांट्स टू टेल. And he also wants to convey the way the humans treat the animals. He wants to contrast that हम animals को उनके natural habitat में ना रखकर अपने लिए, for our own fun, we just cage them, we just put them into the zoo. But how does a tiger feel? How does that animal feel? ये हम कभी नहीं समझते हैं. So here he has written this poem from the point of view of a tiger. That how does he feel and what should he have done? उसे करना क्या चाहिए था, लेकिन वो कितना हेल्पलेस है, वो कितना दुखी है, वो कितना गुस्से में है. This he wants to convey. He यहाँ पर the first is the tiger has been personified. And now what is the meaning of personification? When हम किसी भी एनिमल को, समथिंग विच इज नॉन लिविंग एनिमल्स, उनको अगर हम ही या शी या आई या यू ये प्रोनाउन से यूज करेंगे, ये इंसानों के लिए यूज होता है. बट इफ वी आर यूजिंग दीज प्रोनाउंस फॉर देम, देन इट इज कॉल्ड एज पर्सोनिफिकेशन. उसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन. Right? So the poem starts with he stalks का मतलब होता है इधर उधर घूमना. In his vivid stripes, यहाँ जो vivid stripes है, this is for his body color. जो ऑरेंज एंड सॉरी येलो एंड ब्लैक कलर का जो स्ट्राइप लगा होता है, उसके लिए बोला जाता है. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, मतलब वो द फ्यू स्टेप्स जो है, दैट टेल्स कि केज कितना छोटा है. इट टेल्स दैट द केज इज टू स्मॉल, कि वो सिर्फ थोड़ा सा चलता है और केज खत्म हो जाता है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, पैड्स मतलब उसके पैर जो बिल्कुल दबा दबा के वो चल रहा है, वेलवेट जैसे है वो. इट इज मेटाफॉर. इन हिज क्वाइट रेज, मतलब वो चुप है लेकिन वो अंदर ही अंदर गुस्से में है. ही शुड बी, लेकिन उसे करना क्या चाहिए था? एक्चुअल में उसे क्या करना चाहिए था? ही शुड बी लर्किंग इन शैडो. लर्किंग मीन्स ही शुड हैव बीन टेकिंग रेस्ट. अगर वो जंगल में होता तो इस वक्त वो शैडो में लंबे लंबे घासों के बीच में आराम कर रहा होता, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास. और कहां पर होते ये लंबे लंबे घास? जहां पर पानी है, आपका पॉन्ड है छोटा सा, जहां आपके मोटे, प्लम्प मीन्स मोटा ताजा, डियर हिरन जो है वहां से पास करता. क्यों? क्योंकि
शेर जो मतलब कि टाइगर है उसका शिकार होता है डियर। वो इसीलिए वहां पर रेस्ट करता ताकि जब डियर वहां से जाए तो वो उसको अटैक करे। He should be snarling around the houses at the jungle's edge. मतलब वो तो जंगल में रहता है। He is an he is a inhabitant of jungle. तो जंगल जहां खत्म होता है वहां से आपके छोटे छोटे गांव शुरू होते हैं। तो वो वहां पर घूम रहा होता। He should have been there. Baring his white fangs. वो अपने बड़े बड़े दांतों को दिखाते हुए, बैरिंग मतलब मुंह फाड़ना। हिज क्लॉस अपने पंजों से, अपने दांतों से, जब वो वहां से गुजर रहा होता और अपने वो दहाड़ मारता, उसे देखकर लोग डर जाते। टेरराइजिंग द विलेजर्स मीन्स विलेज के जो लोग हैं वो उसको देखकर डर जाते। ही वुड हैव बीन टेरराइजिंग, बट ऐसा नहीं हुआ। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। बट ऑपोजिट कंट्रास्ट में क्या है कि वो बेचारा अपने एक छोटे से, कॉन्क्रीट मीन्स इट हैज बीन मेड विद पक्का मतलब सीमेंट से बना हुआ है। सेल मीन्स द प्रिजन, द केज। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जितना भी ये जो खौफ है, उसके जो स्ट्रेंथ है, दैट हैज ऑल बीन कंस्ट्रेन्ड, उसको जो है कंट्रोल कर दिया गया है और उसको जेल में यानी कि केज में डाल दिया गया है। बार मतलब वो जो लंबे लंबे सलाखें होती हैं। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो कर क्या रहा है? ही इज जस्ट कन्फाइंड इन दैट, कन्फाइंड मतलब उसमें वो बंद है, एंड जस्ट अपने केज में इधर उधर घूम रहा है। एंड ही हैज नो इंटरेस्ट इन लुकिंग एट द विजिटर्स जो उसको देखने आए। He hears the last voice at night, means उसका कहना है कि रात को वो पेट्रोलिंग वॉइस की जो गाड़ियां जाती हैं रात को, फॉरेस्ट ऑफिसर्स, विलेज ऑफिसर्स या फिर आपके जो जू ऑफिसर्स होते हैं, वो लोग एक बार रात को पेट्रोलिंग करते हैं। तो ही इज हियरिंग दैट एंड ही इज लुकिंग एट द स्टार्स। Why he is looking at the stars? Because he is feeling helpless. वो एकदम helpless है। He is not able to come out. He is not able to do what he wants to do. और इसीलिए he is staring at the stars. और अपने thoughts को मतलब जैसा उसको होना चाहिए उससे वो अलग कर रहा है। He has shining brilliant eyes at the brilliant stars, मतलब he has shining eyes, उसकी आंखें एकदम brilliant है, मतलब shining है, and he is looking at the shining stars, but he is helpless. ये जो last line है, this shows that the tiger is completely helpless. This is a poem, A Tiger in the Zoo. Now let us come to the literary devices, that is the poetic devices. As I said, the entire poem is written in personification. The poem, the tiger, he, जो he word use किया है, that tells that the poet has used personification. The very first is he has used personification. Second is आपका, if you look into this, इस वाले में दो, he should be lurking in the shadow, sliding through long grass near the water hole where plum deer pass. तो ये जो दो लाइंस हैं इनके बीच में there is no comma, there is no full stop. देखिए यहाँ पर there is comma, there is a full stop, but there is no comma, there is no full stop. So that is why this is called as enjambment.
द पोएम इज रिटन इन एनचैंटमेंट. नेक्स्ट इज आपका मेटाफॉर. वेलवेट पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. उसके जो पॉज है, उसके जो पंजे हैं, दे हैव बीन कंपेयर्ड विथ वेलवेट, सो इट इज मेटाफॉर. दिस इज मेटाफॉर. What is metaphor? We compare two things, three, मतलब हम किसी भी चीज को किसी से कंपेयर करते हैं. Like you look like your mother, as white as foam. तो जब हम ये as या like यूज कर रहे हैं तो हम लोग सीधा बता रहे हैं कि हम फोम से या आपकी ममा से आपको कंपेयर कर रहे हैं. बट इफ वी आर नॉट यूजिंग, कभी कभी हम बिल्कुल मम्मी है, बिल्कुल मम्मी है, मम्मी जैसी नहीं, मम्मी है, तो कोई मदर तो हो नहीं सकता है. तो दैट इज वेयर वी आर इनडायरेक्टली हम कंपेयर कर रहे हैं. अगर मैं कहती हूं एज ब्लैक एज कोल, एज ब्लैक एज कोल, तो एज ब्लैक एज कोल का मतलब है कोयले जितना काला. अगर मैं कहूं कोल ब्लैक, कोल ब्लैक, या फिर ओनली कोल, द क्रो इज अ कोल, द क्रो इज अ कोल. अब कौवा कोल तो नहीं है, लेकिन मैं यहां पर कौवे के जो कलर है उसको मैं कोल ब्लैक से कंपेयर कर रही हूं. इफ आई से द क्रो इज एज ब्लैक एज कोल, तो इट इज सिमिली. बट if I say the crow is a coal, the crow is a coal, तो crow जो है वो coal नहीं है. I am comparing it to the color of coal, so that is why it is metaphor. Then next आपका आता है assonance. If you look into this, in his vivid stripes, in his vivid stripes, the vowel I, जैसे उसमें हम लोगों ने O को रिपीट किया था, इसमें I is repeated, HIS, his, vivid में I, stripes में I. So this becomes आपका, this is what we call as assonance. The vowel I is being repeated. Next, यहां पर there are two adjectives together, quite and rage. You can see quite and rage. Quite means चुपचाप, rage means गुस्से में. क्वाइट मीन्स चुपचाप और रेज मतलब गुस्से में. लेकिन आप सोच सकते हो गुस्से में चुपचाप, दोनों ऑपोजिट्स हैं, दोनों ऑपोजिट्स हैं. सो व्हेन टू ऑपोजिट्स आर प्लेस्ड टुगेदर, अगर हम उसको साथ में यूज करते हैं तो उसको हम या तो कहते हैं एंटीथेसिस और ऑक्सीमोरन. आपके पेपर में कुछ भी आ सकता है. मीन समटाइम्स दे मे गिव यू द ऑप्शन ऑफ एंटीथेसिस, समटाइम्स दे मे गिव यू द ऑप्शन ऑफ ऑक्सीमोरन. मीन्स दो ऑपोजिट चीजें. दैट्स कॉल्ड एज ऑक्सीमोरन. जैसे डे एंड नाइट इज एन ऑक्सीमोरन. डे दिन, नाइट रात. तो जो आप दो ऑपोजिट वर्ड्स को साथ में यूज करते हो दैट बिकम्स ऑक्सीमोरन और एंटीथेसिस. सो यहां पर जो क्वाइट रेज है, क्वाइट इज शांत,
और रेज इज गुस्सा, और शांत और गुस्सा दोनों साथ नहीं आ सकते, सो इट इज ऑक्सिमोर. नेक्स्ट आपके आता है कॉन्सोनेंट्स. व्हाट इज कॉन्सोनेंट्स? When a letter is repeated, when a letter is repeated in the very beginning, जैसे bold beautiful, तो वो बन जाता है alliteration. लेकिन अगर वही कॉन्सोनेंट जो है वो बीच में या बाद में रिपीट होता है, if it is repeated in between or later, then it is called as consonants. Assonance में vowel repeat होता है and consonants में आपका जो है consonants repeat होते हैं. अब यहां पर आप देखिए his, fangs, his, claws, तो जो s है ये रिपीट हुआ है, जो s है वो आपका रिपीट हुआ है, राइट? दैट इज आपका कॉन्सोनेंट. सिमिलरली यहां पर नेक्स्ट इज बिहाइंड बार्स. बिहाइंड बार्स, in behind bars you are the word, the letter b is repeated, लेकिन वो स्टार्टिंग में रिप है, ब स्टार्टिंग में, बी बिहाइंड बार्स, इट इज alliteration. एंड कॉन्क्रीट सेल alliteration नहीं है, क्योंकि कॉन्क्रीट में क की मात्रा है और सेल में स की मात्रा है. कॉन्क्रीट में क की मात्रा है और सेल में स की मात्रा है, तो वी डोंट कॉल इट एज alliteration. वी यहां पर ई जो वॉवल है वो रिपीटेड है, सो दिस इज आपका एजोनेंस. when the same sound, with the same sound अगर स्टार्टिंग में आपका होता है, जैसे behind ब, bars ब, तो it is alliteration. and there are enjambment in between, जैसे इसके अंदर आपका enjambment is there, grass and hole के बीच में there is no comma, no full stop, no punctuation, right? Now comes to the rhyming scheme. Let us say anyone. Stripes, A. Cage, B. Stripes, A. Cage, B. Velvet Quite, C. क्योंकि स्ट्राइप्स, केज, क्वाइट तीनों एक जैसे नहीं है, लेकिन रेज और केज एक जैसा है, तो दैट मीन्स इट इज बी, यानी कि ए बी सी बी. द राइमिंग स्कीम इज ए बी सी बी. सेम आपका इसका भी है. शैडो ए, ग्रास बी, होल सी, बट ग्रास के जैसा पास इसीलिए बी, यानी कि दिस इज ए बी सी बी. So this is the rhyming scheme of this poem. As I said that every poem has some theme, some philosophy, some message. तो जो ball poem है, it is called as a philosophy, means sometimes we need to learn. We need to learn the knowledge of loss. Sometimes we may lose something.
एंड ये जो लूज है, यहाँ जो हम खो गए हैं बोल रहे हैं ना बेटा, दिस इज नॉट मटीरियलिस्टिक. द लॉसेस कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म्स. अ लॉस कैन बी ऑफ अ पर्सन, जैसे हमने डस्ट ऑफ स्नो में देखा था. अ लॉस कैन बी ऑफ समथिंग विच वी हैव, हमने जो है चीज़ों को रखा था, सामान. एंड when we lose, then we feel upset, we feel agonized. But we need to understand that अगर हमें किसी चीज़ को खोना नहीं है, तो we need to learn the responsibility of keeping it. Or definitely in our life, there are times when we lose things, when we lose our loved ones, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं. There are times when we may lose something, some precious relations, and we must understand how to overcome that loss. The poem does not have any rhyming scheme, it is written in free verse. फ्री वर्स का मतलब हो जाता है विदाउट एनी राइमिंग स्कीम. जैसे अभी हमने पढ़ा था ए बी सी बी, ऐसे पढ़ा था, वैसा कुछ नहीं होता. द पोएट इज टॉकिंग अबाउट अ बॉय who was perhaps playing, जो खेल रहा था अपने बॉल के साथ. एंड शायद ये जो बॉल है ये उसके पास बहुत पहले से है. he was happily playing with it. suddenly the जो बॉल था that fell into a water pond. मतलब कोई पास में कोई था. that may be a river, that can be a drain. It is not written what it is. It may be a drain, it may be a river, it may be something. कोई एक वाटर बॉडी थी, वहां गिर गया वो. द मूमेंट द वाटर बॉडी में उसका जब गिरा, तो उस वक्त उस बच्चे की जो हालत थी, जो कंडीशन था, दैट ही वांट्स टू डिस्क्राइब. ही सेज दैट द बॉय वाज क्वेकिंग, मतलब वो शिवर कर रहा था. उसने अपने सामने उस बॉल को, जिसके साथ अभी वो थोड़ी देर पहले मजे लेकर खेल रहा था, उसको जाते हुए देखा. He was very much upset. He was rigid. 1 मिनट के लिए वो एकदम खड़ा हो गया, ट्रेम्बलिंग, देख रहा था कि मैं क्या करूं. वहीं पर शायद ये पोएट भी था. नॉर्मली जब बच्चे से सामान गिरता तो हम क्या बोलते हैं, बेटा कोई बात नहीं, हम आपको दूसरा ला के दे देंगे, हम आपको दूसरा ला कर दे देंगे, है ना. यही बोलते हैं हम. आपसे कोई सामान गिरता है तो व्हाट डू यू से, बेटा कोई इट्स ओके. बट यहां पर जो पोएट है, ही सेज दैट ही डिड नॉट इंट्रूड. वो कहता है मैंने उसको जो है नहीं समझाया. आई डिड नॉट कंसोल हिम. मैंने उसको नहीं बोला कि बेटा इट्स ओके, दूसरी बॉल आ जाएगी. क्योंकि why he did not intrude, why he did not console him? Because he wanted that the boy should understand, his responsibility. कि जहां लोग, मतलब दिस बच्चे के लिए तो that is an unbearable loss. For a child, losing his ball is unbearable. तो वो कहता है कि he wanted that money cannot buy everything. And he should understand that जो belongingness है, जो उसका अपना सामान था, he should learn that कि अपनी सामान का ध्यान रखना चाहिए. Whether it is relations, whether it's your friends, whether it is your things, आपको उन सामान को रखना आपको आना चाहिए. He must understand that. And that is why he did not interfere. He did not console that person, that boy. And वो कहता है कि he is learning.
He has to learn in this materialistic world. यहाँ जो बॉल है, it is a personification of the things we have in our life. चीजें, relations, friends, and we need to learn without them also. Money cannot buy back everything. It may buy a materialistic thing, but it cannot buy the memories. So every man has to stand up. हर एक इंसान को खड़ा होना पड़ता है, इस ट्रुथ को लर्न करना पड़ता है कि when we are losing the things, when we are losing, we have to learn live without them, or we have to care about it. This is the poem, right? I'm now explaining. What is a boy now who has lost his ball? यहाँ पर he says, what is the boy now means? क्या कर रहा है? What is he doing? वो जिसका बॉल गुम गया है. What is he to do? क्या करेगा वो? I saw it go, merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. मैंने देखा था कि वो बच्चा उसे बहुत खुशी खुशी जो है उसको ड्रिबल करते हुए, he was dribbling that ball and that ball went, he was playing in the street and suddenly जो ball है that went into the water. No use to say, oh there are other balls. मतलब this is waste. An ultimate shaking grief fixes the boy. मतलब वो बच्चा जो है 1 मिनट के लिए he was shaking, he was grieved, वो दुखी था. As he stand rigid, trembling, staring down. वो देख रहा था, tremble कर रहा था एकदम, और देख रहा था all his young days मतलब कि वो जो बॉल उसके पास कितने सालों से था, that went into the harbor. वो देख रहा था बहुत ध्यान से. The ball which had been with him for so many years suddenly went into the water. I would not intrude on him. Intrude मतलब interfere. मैं उसको इंटरफेयर नहीं करूंगा, मैं उसको समझाऊंगा नहीं. A dime, DIME, dime is a current, मतलब कि it's money. एक पैसा मतलब it's a currency. Another ball is worthless. ये कहना, उसको ये कंसोल करना, बेटा एक पैसे का कोई बात नहीं, दूसरी बॉल आ जाएगी, it is worthless. क्यों? क्योंकि अब उसे समझ आएगा. Now he senses first responsibility in the world of possessions. अब उसको समझ आएगा कि अपने सामान को केयर करना चाहिए. He would learn how to take care of his belongings. People will take balls. यहाँ जो people will take balls है ना बेटा, this is about लोग आपसे चीजें छीन लेंगे. यहाँ ball is not that ball. The ball is the metaphor for the things, for the relations, for the possessions we have. Balls will be lost always. हमेशा ही ऐसा होगा बेटा. And no one buys a ball back. और कोई आपको दोबारा से वही बॉल वापस नहीं ला सके दे सकता. दूसरा आएगा, but that would be new. Money is external. What is the meaning of money is external? Means पैसा जो है it cannot buy everything. It's an external factor. You can't buy everything. He is learning well behind his desperate eyes. वो बच्चा desperate है, परेशान है, grieved है. He is anguished. But he is learning. What he is learning? The epistemology of laws. Epistemology मतलब the knowledge of laws. कि how should we overcome loss? How should we learn without those things? How to stand up? मतलब अपनी चीजों के लिए कैसे खड़े होना है. Knowing what every man must one day know.
और ये हर एक इंसान को जो है everyone needs to learn in his or her life. Knowing what every man, matlab every man, every person needs to learn this, and most know many days how to stand up. And the harsh truth of standing up, everyone has to bear that. And most know many days, matlab everyone has to learn, everyone has to bear that, कि ऐसे miseries, ऐसे परेशानियां, when it comes, we have to stand for that. We must accept the truth. We must acknowledge. We must take care. This is the poem. इस poem के अंदर you have lots of uh, poetic devices. The very first is, now you see what, ठीक है. अगर ये दो लाइन साथ में आ जाए आपके क्वेश्चन में, you get what is the boy now who has lost his ball, what is he to do, मतलब ये दोनों लाइन साथ में आ जाए तो you can see that this what is repeated in the next line also, and जब ये कोई भी word next line में repeat होता है तो we call it as anaphora. ठीक है. अब इसमें देखिए the same thing, merrily merrily. Merrily merrily, what is that telling? Again merrily जो है it has been repeated in the next line, so this is also anaphora. लेकिन अगर आपके पेपर में सिर्फ ये एक ही लाइन आ गई, what is he to do, what is he to do, मतलब ये ऊपर वाली लाइन नहीं आई, सिर्फ ये लाइन आ गई. यहां पर आपका जो वर्ड what है it has been repeated, it has been repeated, और उसको हम कहते हैं repetition. Right? Now in the next one again, the boy now who has lost his ball, you can see the vowel O is repeated. और अभी मैंने आपको बताया था कि within the line अगर आपका vowel repeat होता है तो we call it as assonance. So here it is assonance. Right? Now in the next one again, balls, it is repeated, so again this is repetition. Similarly, no one buys a ball back. No one buys a ball back. अब देखो buys a ball back में आपका जो ब है, B, it is repeated. So, and it is repeated in the very first. जो ब है वो starting में आपका repeat है. तो जब letter repeat होता है तो उसको हम कहते हैं alliteration. Right? यानी कि अभी तक इस पोएम के अंदर we have done alliteration, we have done repetition, anaphora, assonance, आपका they are all there. Similarly, if you see, he is learning well behind his, इसमें आपका जो I है it is repeated. तो again it is assonance. So this is
हाउ यू हैव टू, यहाँ पर एवरी मैन मस्ट एलिट्रेशन, म म म is repeated, so it is alliteration. यानी कि जब आप ये देखते हो, लाइक ये वाला पोएम, ये वाला देखते हैं हम लोग। रिजिड, ट्रेम्बलिंग, स्टेयरिंग डाउन। अगर इसमें देखो तो द वॉवल आई इज रिपीटेड, रिजिड का आई, ट्रेम्बलिंग में आई, स्टेयरिंग में आई। सो अगेन दिस वी कॉल एज ऑनर। सो अगर आपके चैप्टर, आपकी पोएम में या चैप्टर से कोई भी एक वर्ड आता है, फर्स्ट यू ट्राई टू फाइंड, सबसे पहला आप हमेशा एलिट्रेशन देखिए। एलिट्रेशन इज repetition of the consonants in the beginning। फिर आप देखिए repetition, यानी कि वर्ड्स का रिपीट। देन आप देख सकते हो personification, मीन्स यहाँ पर personification है ये वाला, I saw it go merrily bouncing down the rain। I saw it go merrily bouncing down the street। अब merrily bouncing down the street अगर हम वैसे हम हिंदी में इसको मीनिंग लेते हैं तो दैट मीन्स खुशी खुशी नाचते हुए जाना। अब यहां पर है कि वो जो बॉल है वो खुशी खुशी नाचते हुए जा रहा था। दैट मीन्स इट हैज बीन personified, it has been personified, that is आपका personification। means if this particular line comes, I saw it go merrily bouncing down, and let me write it down। Now in this I saw it go merrily bouncing down, merrily bouncing down मतलब वो नाचते हुए खुशी खुशी जा रहा था। So here it is आपका जो है it is personification, because the ball has been said as if it human की तरह वो खुशी खुशी नाचते हुए जा रहा, इसीलिए आपका नेक्स्ट ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट को अगर मैं आपको बताना चाहती हूं तो इट इज अ डिवाइस जब हम इमोशंस को, when we are attributing the emotions to a non living thing, जैसे यहां पर है he is learning well behind his desperate eyes। desperate eyes का मतलब यहां पर उसकी आंखें desperate नहीं है। the desperate eyes का मीनिंग है that he is sad, he is sad। तो ये जो he is watching behind his desperate जो है, this means transferred epithet। transferred epithet मतलब इमोशंस का ट्रांसफर होना। डेस्परेट आइज का वैसे मीनिंग क्या है, दुखी आंखें, बट यहाँ पे आंखें दुखी नहीं है, वो बच्चा दुखी है। सो द इमोशन ऑफ सैडनेस हैज बीन एक्सप्रेस थ्रू हिज आईज। सो दैट इज आपका यहाँ पर इन दिस पर्टिकुलर लाइन हिज डेस्परेट आईज जो है इट इज आपका transferred epithet। when we are using some adjective, desperate आपका जो है it is an adjective, desperate आपका जो है वो adjective होता है। so desperate eyes, दुखी eyes, यहाँ दुखी eyes is not eyes but it is the person who is himself, that is आपका transferred epithet।